देखो जैसे ये पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो सीधे समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालकों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का व्यंजक। तो दो धारावाही चालक हो गए, मान लिए ये है I1, इसमें बह रही है, और ये हमारी एक धारावाही है जिसपे कितना बह रहा है I। मान लिया इन दोनों के बीच की दूरी है R, सही है। तो अगर पूछा जाए कि इस धारावाही चालक पर लगने वाला बल क्या पूछा जाएगा, तो बल होता है F इक्वल टू म्यू नॉट 2 I1 I2 इंटू L बाई R। L क्या है, लंबाई पर, ठीक है। पर उसने पूछा प्रति एकांक लंबाई पर। प्रति एकांक मतलब होता है L को भाग दे देना है, इससे क्या कर देना है, तो वो आपका सूत्र बनेगा F बाई L इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 बाई R। ये सूत्र है पूछा गया है। अगर पूछा जाता है इसके बीच में लगने वाला बल, ठीक है, तो बल का सूत्र होता है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 L डिवाइड बाई R। लेकिन उसने पूछा प्रति एकांक लंबाई। प्रति एकांक का मतलब होता है कुल बल को लंबाई से भाग दे देना है। तो बाई L हो गया। इसके बाद यहाँ कुछ चीजें आपको लिखनी पड़ेगी, जैसे जहां ये लाइन मेन होती है F बाई L, इसको पढ़ेंगे प्रति एकांक लंबाई पर बल, ठीक है। और क्या बचा, म्यू नॉट को पता है क्या होता है, म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता। म्यू नॉट क्या होता है, निर्वात की चुंबकशीलता। और इसका मान आपको हमेशा याद होना चाहिए 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। I1 I2 क्या है बेटा, धारावाही चालकों में बहने वाली धारा। धारावाही चालकों में बहने वाली वैद्युत धारा। दो चालक है तो दोनों में बह रही है, ठीक है। और देखो क्या बचा, आर क्या होगा, दो चालक तारों के बीच की दूरी। दो चालक तारों के बीच की दूरी, ये प्रॉपर इसका आंसर होगा। इतना आपको लिखना पड़ेगा अगर ये क्वेश्चन आपसे फिर से पूछा जाए। कोई भी फार्मूला लिखेंगे तो वहां पर ये जरूर दिखा देना कि किस टर्म का क्या मतलब होता है। देखो इधर, अब ये सवाल कह रहा है बेटा वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। वैसे तो ये डेरिवेशन पूछ रखा था, लेकिन इसने इसको कितने नंबर का दिया था, 1 नंबर का, तो फिर हम डेरिवेशन करेंगे नहीं 1 नंबर में। वैसे सवाल को अगर सही पढ़ोगे तो उसने कहा ज्ञात करना है, तो उसकी प्रूविंग करना चाहिए था, लेकिन 1 नंबर में हम इतनी लंबी प्रूविंग नहीं करेंगे। अब होता क्या, ध्यान सुनो, ये है आपका क्या, वैद्युत द्विध्रुव। यहाँ पर एक सिरे पे होगा +Q और एक सिरे पे क्या होगा -Q। इसके बीच की लंबाई होती है बेटा 2L। सही यहाँ तक। मान लिए कि इसका जो मध्य बिंदु है, केंद्र, वो O है। मध्य बिंदु क्या है, O है। अब इसके दो बिंदु होते हैं। अगर आप सीधे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं बेटा, तो इसको बोलते हैं अच्छी स्थिति। इसको क्या बोलते हैं, अच्छी स्थिति। अब अगर आप केंद्र से ऊपर या नीचे चले जाए, ऊपर या तो उसको बोलते हैं निरक्षीय स्थिति। इसको क्या बोलते हैं, तो मैं निरक्षीय स्थिति का नीचे बना देता हूँ। ये हमारा हो गया वैद्युत द्विध्रुव, +Q -Q, बीच की दूरी 2L, और इसका केंद्र हो गया O। तो अगर आप इस दिशा की बात करें, इसको बोलते हैं निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति। यहां से सवाल न्यूमेरिकल आ जाए या डेरिवेशन आ जाए, एक सवाल इस टॉपिक से फिक्स है, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है। सिर्फ फार्मूला पूछ सकता है, निगमन पूछ सकता है, दो डेरिवेशन है कि बताइए वैद्युत द्विध्रुव के अच्छी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालिए, या निरक्षीय स्थिति में निकालिए, या फिर इससे सवाल बन सकते। तो ये हर साल बोर्ड में पूछा जाने वाला इकलौता एक सवाल है जो हमेशा पूछा ही जाएगा, जिस रूप में पूछा जाए। हो गया। अब यहां से देखो, मान लिया बेटा कि अच्छी स्थिति में कोई बिंदु है P। अच्छी स्थिति में कोई क्या है, बिंदु है P, जिसकी बिंदु O से, बिंदु कहां से बेटा, O से दूरी है R। मान लिया जिसकी बिंदु O से दूरी कितनी है, R। सही यहाँ तक। और निरक्षीय स्थिति के लिए भी मैं एक निकाल लेता हूँ, यहाँ से निरक्षीय स्थिति मध्य बिंदु से दूरी कितनी है, R। तो अगर हमसे अच्छी स्थिति में पूछे, किसमें पूछे, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण
अच्छी स्थिति में, किसमें? अच्छी स्थिति में, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो उसका सूत्र होता है बेटा ई। अब यहाँ ये जरूर लिखा देना कि कौन सा लिख रहे हो तो ई अच्छी, सही आता है। इक्वल टू आपका सूत्र बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। 2p/ कितना बनेगा बेटा? r³। जब भी आप कोई सूत्र लिखेंगे तो उसके नीचे ये जरूर दिखाएंगे कि किस सिंबल का क्या मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पर जहां, ध्यान से देखो, पी को क्या कहते हैं? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो पी को हम लोग पढ़ेंगे बेटा वैद्युत चुंबकीय आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, सही है। आर क्या होता है? द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से अच्छी स्थिति में स्थित किसी बिंदु के बीच की दूरी, ठीक है। तो यहाँ साफ साफ लिखना पड़ेगा द्विध्रुव के, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, मध्य बिंदु मतलब ओ से, जो बीच का बिंदु है, मध्य बिंदु से अच्छी स्थिति, अच्छी स्थिति में स्थित किसी बिंदु, मतलब यहाँ पर आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं, किसी बिंदु के बीच की, अब ई को क्या कहते हैं? देखो ई में थोड़ा सा ध्यान रखना है, कई जगह लिख दिया जाता है वैद्युत क्षेत्र, क्या लिख दिया जाता है? वैद्युत क्षेत्र। इसका सही शब्द नहीं है, सही शब्दावली इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र एक एरिया है, ठीक है। तो जैसे कई किताबें लिख देती ई बराबर वैद्युत क्षेत्र, तो वो स्टेटमेंट थोड़ा सा गलत है, उसका क्लियर लिखना चाहिए था कि ई का मतलब होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की क्या चीज बेटा? तीव्रता। और तो कुछ बचा नहीं, बचा आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान याद रखना 9 × 10⁹। इतना आप लिखते तो आपको एक नंबर पूरा मिलता। अब ये तो सवाल हो गया, लेकिन अगर यही पूछ लेता कि निरक्षीय स्थिति में बताइए, कहाँ पे बताइए, तो ध्यान से देखना, कोई ज्यादा चेंज नहीं आएगा। ई निरक्षीय, ई निरक्षीय पे क्या हो जाएगा? बस जहां 2p है वहां पे सिर्फ p आ जाएगा, वहां पे सिर्फ क्या आ जाएगा? तो सूत्र बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r²। बाकी सारी चीजें वैसी रहेंगी। p अभी भी वैद्युत क्षेत्र का द्विध्रुव आघूर्ण है। अब r बदल जाएगा, r क्या होगा? द्विध्रुव के मध्य बिंदु से निरक्षीय स्थिति में, ये अच्छी स्थिति है, ये कौन सी स्थिति है? निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र के बीच की वो स्थित किसी बिंदु के बीच की दूरी, ये अभी भी क्या रहेगा? और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना रहेगा? अब यहाँ से एक चीज और सुनो, यही चीज सेम पूछता है चुंबकीय क्षेत्र में। किसमें पूछता है? कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति में बताइए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसकी? तो कुछ नहीं करना, उसके लिए भी आप सीधे से ट्रिक समझ लो। अगर यही सब कुछ हमें लिखना होता चुंबकीय द्विध्रुव के लिए, किसके लिए बेटा? चुंबकीय द्विध्रुव के लिए, तो जहां जहां ई लिखा है वहां वहां हम लिख देंगे बी, जहां जहां ई लिखा वहां क्या लिख देंगे? जहां जहां लिखा है एप्सिलॉन नॉट, जहां जहां क्या लिखा है वहां वहां तुम लिख दोगे म्यू नॉट, वहां वहां क्या लिख दोगे? और जहां पर आपने पी लिख रखा है, क्या लिख रखा है, वहां पर आप लिख देंगे यम, बस। जैसे हमको लिखना होता है कि चुंबकीय द्विध्रुव के लिए अच्छी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो बी से दिखाते हैं, बी बराबर हो जाता है म्यू नॉट। ध्यान से देखना भाई, 1/एप्सिलॉन की जगह क्या रखना है? म्यू नॉट, और नीचे कितना बच जाता है? 4 पाई, और साथ में क्या हो जाता है? 2m/r। ये तो हो गई अच्छी स्थिति में। और अगर इसी को लिखना होता निरक्षीय स्थिति में, तो b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m/r। तो ये दो सूत्र डायरेक्ट आप यहां से भी निकाल सकते थे, नोट कर लो, इजी हो गया। डाल लीजिए बेटा, आवेशों की गतिशीलता, आवेशों की गतिशीलता। अब देखो ध्यान से सुनो, शब्द को पकड़ो, क्या कह रहा? आवेश, आवेश क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, और कोई न्यूट्रॉन तो नहीं है। तो दो आवेश हो गए, आवेश हो गए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। गतिशीलता मतलब गति करें, तो सिंपल सा है कि जब हम किसी चालक तार में वैद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो उसमें उपस्थित आवेश, ब्रैकेट में लिख देंगे प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन,
एक स्थान से दूसरे स्थान में गति करने लगते हैं और इसी को क्या बोलते हैं? आवेशों की गतिशीलता। भाई आवेश मतलब आवेश, गतिशीलता मतलब उसको चलना। तो आवेश कब चलते हैं? जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। तो किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत धारा उसमें उपस्थित आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान में गति करने लगते हैं और इसी को हम क्या बोलते हैं? लिख दो यही चीज तो लिख ले बेटा। जब हम किसी चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें उपस्थित आवेश, ब्रैकेट में लिखो, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि, जब हम किसी चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें उपस्थित आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान में गति करने लगते हैं, इसे ही आवेशों की गतिशीलता कहते हैं। आवेशों की गतिशीलता कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं। अब अगर हम उदाहरण की बात करें, उदाहरण में लिख लेंगे बेटा, धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, जो वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में गति करने लगते हैं, गति करने लगते हैं और इसी कारण धातुओं में वैद्युत धारा प्रवाहित हो। देखो, तो आवेशों की गतिशीलता क्या है कि जब हम किसी चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें जो उपस्थित आवेश होते हैं वो गति करने लगते हैं और आवेशों के गति करने का ही नाम होता है आवेशों की गतिशीलता। उदाहरण की बात की जाए तो धातुओं के पास क्या पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। और जैसे ही तुम उसको विद्युत क्षेत्र में रखते हो तो उस पर एक बल लगने लगता है, उस बल के कारण वो इलेक्ट्रॉन क्या, आवेशों की गतिशीलता का मतलब सिंपल सा है कि आवेश का गति करना, आवेश का क्या करना, गति करना। तो जब हम किसी चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, क्या प्रवाहित करते हैं, तो उसमें उपस्थित जो भी आवेश होगा, इलेक्ट्रॉन हो गए, प्रोटॉन हो गए, ये सब क्या करने लगेंगे, गति करने लगेंगे या एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने लगेंगे। और इसी गति करने का ही जो प्रक्रम है, इसी का नाम क्या होता है, आवेशों की गतिशीलता। अगर हम उदाहरण की बात करें तो एक नंबर का क्वेश्चन होता नहीं होता, उर्दू का ही है, पर एक का पूछ लेना। देखिए आपसे क्या पूछा है, गाउस का नियम। तो हेडिंग डाले गाउस का नियम। सबसे पहले किसी भी नियम को लिखने से पहले आप ये लिखेंगे कि वो नियम का काम क्या है, उस नियम का काम क्या है। तो लिखे गाउस के नियम में बेटा, यह नियम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ब्रैकेट में लिख देना ई, तथा आवेश Q के मध्य संबंध
को दर्शाता है। पहला तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये नियम का काम क्या है। सही है। तो यह नियम, गॉस का नियम क्या कहता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और आवेश के बीच में जो संबंध होता है उस संबंध को ये दर्शाता है। सही है। अब अगली लाइन से लिखेंगे बेटा, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर स्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो इस नियम के अनुसार क्या बताया गया कि किसी भी बंद पृष्ठ से जो गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स होता है वह उसी बंद पृष्ठ के अंदर स्थित जो कुल आवेश होता है उसका क्या होता है बेटा, ε0 गुना होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्यों बना दिया। अब लिखेंगे गाउस के नियम का गणितीय रूप। गाउस के नियम का गणितीय रूप। गाउस के नियम का गणितीय रूप। तो ध्यान देखें, गाउस तो क्या फ्लक्स को किससे दिखाते हो, फाई से। तो उसने क्या बोला, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो बराबर होता है किसके, कुल आवेश। मान लेते हैं कुल आवेश है कैपिटल क्यू कि कितने गुना, 1/, तो क्या सूत्र बनेगा, फाई बराबर क्या हो जाएगा बेटा, क्यू बाई ε0। ये आपका सूत्र हो गया। अब यहाँ सब कुछ दिखा देते हैं। यहां फाई क्या है बेटा, वैद्युत फ्लक्स। क्यू का है बंद पृष्ठ के अंदर स्थित कुल आवेश। और ε0 का क्या नाम होता है, वैद्युतशीलता। ε0 क्या है आपकी बेटा, वैद्युतशीलता, जिसका मान कितना होता है 8.85 × 10⁻⁻12 नॉट।